आज हम बात करेंगे ज़ेनो ऑफ सिटियम की। ज़ेनो को स्टोइसिज्म का फाउंडर माना जाता है और स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो आज के मॉडर्न ज़माने में भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उनके समय में थी। ज़ेनो की फिलॉसफी ने कई लोगों के जीवन को डीपली इम्पैक्ट किया है, चाहे वो प्राचीन समय के थिंकर्स हों या आज के लीडर्स और कॉमन लोग। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कैसे हम अपने लाइफ में चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। आज के एपिसोड में हम ज़ेनो के जीवन को समझेंगे, कैसे उन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई और स्टोइसिज्म के उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ज़ेनो का जन्म 334 बीसी के आसपास साइप्रस के एक सिटी सिटियम में हुआ था। सिटियम एक अहम ट्रेडिंग सिटी थी जहां कई कल्चर्स और सिविलाइजेशंस का मिलन होता था। ज़ेनो की फैमिली बैकग्राउंड भी एक ट्रेडिंग यानी व्यापारी परिवार से था। उनके पिता एक वेल्दी मर्चेंट थे जिन्होंने ज़ेनो को एक कंफर्टेबल बचपन दिया। एक व्यापारी परिवार में पैदा होने के कारण ज़ेनो को शुरू से ही बिजनेस और ट्रेडिंग का ज्ञान था। ज़ेनो के पिता ने उनके लिए कई इंटेलेक्चुअल बुक्स भी कलेक्ट की थी क्योंकि उनका इंटरेस्ट शुरू से ही नॉलेज और लर्निंग में था। ज़ेनो का जीवन तब तक नॉर्मल रहा जब तक एक ऐसा इवेंट नहीं घटा जो उनकी पूरी लाइफ को बदल के रख दे। एक बार ज़ेनो अपने व्यापारी काम के सिलसिले में एक शिप में सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र के दौरान उनका शिप एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और शिप डूब गया। ज़ेनो अपने सारे धन दौलत खो बैठे। जो कुछ भी उन्होंने अपनी लाइफ में बनाया था सब समुद्र में डूब गया। इस इवेंट का ज़ेनो पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपनी वेल्थ और मटेरियल पोजेशंस खो दिए, लेकिन ये उनके अंदर की जर्नी का टर्निंग पॉइंट रहा। जब एक इंसान सब कुछ खो देता है तो या तो वो टूट जाता है या फिर उस हालात को समझने की कोशिश करता है और मजबूत होता है। ज़ेनो ने इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, एक नए रास्ते की तलाश में निकलने का रास्ता। इस लॉस के बाद ज़ेनो एथेंस चले गए, जो उस समय दुनिया का एक बड़ा इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल सेंटर माना जाता था। एथेंस वो जगह थी जहां प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे महान थिंकर्स ने अपनी टीचिंग्स दी थी। यहाँ आकर ज़ेनो ने अपने जीवन के नए फेज की शुरुआत की जो उन्हें स्टोइसिज्म के रास्ते पर ले जाने वाला था। एथेंस पहुंचने के बाद ज़ेनो ने कई फिलोसोफर्स की टीचिंग्स को अनुभव किया। उनका पहला इम्पैक्टफुल एनकाउंटर हुआ सिनिक फिलोसोफर क्रेट्स ऑफ थेबेस के साथ। क्रेट्स की फिलोसफी ने ज़ेनो पर गहरा असर डाला। सिनिसिज्म एक ऐसी फिलोसफी थी जो एक सिंपल और डिजायर फ्री लाइफ जीने को प्रमोट करती थी। सिनिक्स का मानना था कि इंसान को अपने मटेरियल डिजायर्स और वर्ल्डली अटैचमेंट से मुक्ति पानी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें इंसान के दुखों का मूल कारण होती हैं। ज़ेनो ने क्रेट्स से काफ़ी कुछ सीखा। क्रेट्स कहते थे कि एक इंसान को अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए और एक मिनिमलिस्ट लाइफ जीनी चाहिए। ये थॉट्स ज़ेनो के जीवन में रेजोनेट कर गए क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में मटेरियल पोजेशंस को खो दिया था। ज़ेनो ने क्रेट्स से ये समझा कि इंसान के दुखों का असली कारण उसके अपने इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाना है। लेकिन यह फिलॉसफी ज़ेनो के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं थी। सिनिसिज्म एक काफ़ी एक्सट्रीम फिलॉसफी थी जिसमें मटेरियल पोजेशंस को पूरी तरह से त्याग दिया जाता था और सोसाइटी के नॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था। ज़ेनो ने सोचा कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने क्रेट्स के आइडियाज़ को लिया लेकिन उन्हें एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल सोच में डाला। ज़ेनो ने अपनी खुद की फिलॉसफी बनानी शुरू की जो आगे चलकर स्टोइसिज्म के नाम से जानी गई। स्टोइसिज्म में ज़ेनो ने सिनिसिज्म के कुछ आइडियाज़ को रखा लेकिन उसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जो आम इंसान की लाइफ में एप्लीकेबल था। यानी इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करे लेकिन सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझे। ज़ेनो ने एथेंस के एक पब्लिक प्लेस स्टोआ पोइकिले में अपनी टीचिंग्स शुरू की थी। स्टोआ पोइकिले एक पेंटेड पॉर्च था जो एक ओपन एयर पब्लिक स्पेस था।
जहां लोगों का आना जाना होता था। इसी जगह ज़ेनो ने अपनी फिलॉसफी को शेयर करना शुरू किया। पब्लिक प्लेसेस में टीचिंग्स देना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था स्टोइसिज्म का, क्योंकि यह फिलॉसफी सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस तक सीमित नहीं थी। स्टोइसिज्म का मेन फोकस था कि कैसे लोग अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से जी सकें। जब ज़ेनो ने अपनी टीचिंग्स शुरू की तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल वे में दिखाया कि कैसे वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ेनो की टीचिंग्स इतनी इम्पैक्टफुल थी कि उनके फॉलोअर्स उनके साथ स्टोआ में रेगुलरली मिलने लगे। इसलिए स्टोआ के नाम पर उनकी फिलॉसफी को स्टोइसिज्म कहा गया। स्टोइसिज्म का फाउंडेशन एक ऐसी सोच थी जो इमोशंस, लॉजिक और नेचर के साथ इंसान के रिश्ते को समझने में फोकस थी। ज़ेनो ने पब्लिक फोरम्स में अपनी टीचिंग्स को एक्सेसिबल बनाया ताकि लोग उनके आइडियाज़ को अपने डेली लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। ये अप्रोच उन्होंने सिनिसिज्म से अलग रखी, क्योंकि उनकी फिलॉसफी एक पॉजिटिव और स्ट्रक्चर्ड वे में इंसान को ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती थी। ज़ेनो ने अपनी फिलॉसफी को बनाने के लिए काफ़ी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस का यूज़ किया। स्टोइसिज्म, जैसे हम जानते हैं, किसी एक सोर्स से डेवलप नहीं हुआ। ये एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड था कई फिलोसॉफिकल थॉट्स की, जिन्होंने ज़ेनो को शेप किया। ज़ेनो के अर्ली ईयर्स में सिनिसिज्म उनकी थिंकिंग का मेजर पार्ट था। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्रेट्स ऑफ थेबिस से उनका एनकाउंटर उनके लिए एक मेजर इन्फ्लुएंस बना। सिनिसिज्म ने उन्हें सिंपल लाइफ डिजायर्स को कंट्रोल करने और मटेरियलिज्म को छोड़ने का ज्ञान दिया। लेकिन सिनिसिज्म की एक्सट्रीम नेचर को ज़ेनो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सिनिक्स का बिलीफ था कि इंसान को पूरी तरह से अपने डिजायर्स को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन ज़ेनो ने देखा कि डिजायर्स को कंट्रोल करना और उन्हें समझना ज़्यादा मीनिंगफुल था। यही उन्होंने अपनी फिलॉसफी में अप्लाई किया। ज़ेनो ने सोक्रेटिस की टीचिंग से भी काफ़ी कुछ सीखा। सोक्रेटिस का बिलीफ था कि एक इंसान के जीवन का मकसद अपने आप को जानने में है। नो दाई सेल्फ उनकी एक फेमस लाइन है। ज़ेनो ने ये आइडिया स्टोइसिज्म में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन गए। सोक्रेटिक मेथड, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग का रोल होता है, स्टोइसिज्म के डेवलपमेंट में एक अहम हिस्सा बना। ज़ेनो पर हेराक्लिटस की टीचिंग्स का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। हेराक्लिटस का मेन कॉन्सेप्ट था कि सब कुछ बदलता रहता है, यानी लाइफ में सब कुछ ट्रांजिएंट है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ज़ेनो ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और स्टोइसिज्म का एक कोर प्रिंसिपल बना दिया, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। स्टोइक्स कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ बदलती है और इंसान को अपने इमोशंस को समझकर इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आइडिया इस लॉजिकल बेसिस पर टिका था कि हमारी लाइफ में कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। जब ज़ेनो ने सिनिसिज्म को स्टडी किया तो उन्हें उसमें काफ़ी विजडम नजर आई, लेकिन उन्होंने देखा कि सिनिसिज्म कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करता था। सिनिक्स सिर्फ मटेरियलिज्म और डिजायर्स को रिजेक्ट करते थे, लेकिन वो इंसान के लॉजिकल और इमोशनल साइड को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ज़ेनो ने इस गैप को समझा और स्टोइसिज्म में इन एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। स्टोइसिज्म में ज़ेनो ने ह्यूमन इमोशंस पर काफ़ी फोकस किया। सिनिक्स कहते थे कि डिजायर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ज़ेनो का मानना था कि इमोशंस को समझना ज़रूरी है और उन्हें कंट्रोल करना इंसान की स्ट्रेंथ का हिस्सा है। यानी एक स्टोइक इंसान अपने इमोशंस को दबाता नहीं है, बल्कि उन्हें समझता है और उन्हें कैसे कंट्रोल करना है ये सीखता है। स्टोइसिज्म का ये अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल था, क्योंकि इमोशंस इंसान के जीवन का एसेंशियल पार्ट होते हैं। ज़ेनो ने स्टोइसिज्म में वर्च्यू और विजडम को सेंटर स्टेज पर रखा। वर्च्यू यानी इंसान की मोरल कैरेक्टर, और विजडम यानी समझ और रीजनिंग का सही यूज़। एक स्टोइक इंसान के लिए ये दोनों क्वालिटीज़ लाइफ में हर डिसीजन को गाइड करती हैं। स्टोइसिज्म कहते हैं कि इंसान को अपने एक्शंस और डिसीजंस को विजडम के आधार पर लेना चाहिए, न कि अपने इमोशंस के दायरे में आके इम्पल्सिवली काम करना चाहिए।
स्टोइसिज्म में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लोगोस का, जो कि रैशनैलिटी और यूनिवर्सल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ज़ेनो कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल सिस्टम के थ्रू चलती है। हमारी जिंदगी भी इस यूनिवर्सल ऑर्डर का पार्ट है। ज़ेनो के स्टोइक प्रिंसिपल्स का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था नेचर के अकॉर्डिंग जीना। ज़ेनो कहते थे कि हर इंसान के लाइफ का एक पर्टिकुलर रोल होता है, और जब तक इंसान अपने रोल को समझ के अपने नेचर के अकॉर्डिंग नहीं जीता, तब तक वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं पा सकता। स्टोइक्स कहते थे कि नेचर का मतलब है हमारी इसेंशियल क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना। स्टोइसिज्म में लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर का मतलब है कि हम अपने जीवन में नेचुरल फ्लो को एक्सेप्ट करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और उन्हें निभाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने डिज़ायर्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर दें, बल्कि ये है कि हम अपने डिज़ायर्स को अपने नेचर के मुताबिक समझें और कंट्रोल करें। हर इंसान अपने यूनिक रोल को समझे और उस रोल के हिसाब से जीने की कोशिश करे। नेचर के रूल्स को समझना और उसके साथ अलाइन होकर अपनी ज़िंदगी जीना स्टोइसिज्म का सेंट्रल प्रिंसिपल में से एक है। स्टोइसिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अपेथिया, यानी इनडिफरेंस टू एक्सटर्नल इवेंट्स। ज़ेनो के अकॉर्डिंग दुनिया में कई चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, जैसे सफलता या असफलता, दुख या सुख, हेल्थ या वेल्थ। स्टोइक्स कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। अपेथिया का मतलब ये है कि हम एक्सटर्नल इवेंट्स को अपने इनर पीस पर अफेक्ट न होने दें। जब तक हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस को समझ के उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल से स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाता है, जो इंसान को दुनिया के चैलेंजेस से दूर रखते हुए अपने अंदर से शक्ति लेने का तरीका सिखाता है। ज़ेनो ने अपनी इस स्टोइक फिलॉसफी से सिर्फ अपने समय को ही नहीं, बल्कि आने वाली कई युगों को भी डीपली इम्पैक्ट किया। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी बन गई जो न सिर्फ ग्रीस में बल्कि रोमन एम्पायर और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। ज़ेनो के आफ्टर लाइफ में भी उनकी टीचिंग्स ने कई महान फिलोसोफर्स को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने स्टोइसिज्म को और भी डेवलप और रिफाइन किया। ज़ेनो की डेथ के बाद उनकी फिलॉसफी को उनके स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाया। उनके सबसे नोटेबल फॉलोअर्स थे क्लिंथेस और चेरिसिपस। क्लिंथेस ने ज़ेनो के स्टोइक स्कूल्स का लीडरशिप अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपने विचारों से स्टोइसिज्म को डीपेन किया। क्लिंथेस ने स्टोइसिज्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया और ज़ेनो की शिक्षाओं को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया। लेकिन स्टोइसिज्म को अपनी पूरी डेप्थ और सिस्टमेटिक फॉर्म में देने का काम किया चेरिसिपस ने, जिन्होंने ज़ेनो के फाउंडेशनल आइडियाज़ को रिफाइन करके उन्हें एक पूरी तरह डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड फिलॉसफी में बदल दिया। चेरिसिपस ने स्टोइसिज्म के लॉजिकल और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड किया और स्टोइसिज्म के विचार को एक ऑर्गेनाइज्ड स्कूल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपने लिखे गए कई टेक्स्ट में स्टोइसिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया और फिलॉसफी को एक कोहेरेंट और एक्सेसिबल फॉर्म में ले आए। ज़ेनो का काम न सिर्फ ग्रीक वर्ल्ड तक सीमित रहा, बल्कि रोमन एम्पायर तक भी पहुंच गया। रोमन फिलोसोफर्स ने स्टोइसिज्म को अपने लाइफ के कोर फिलॉसफी के रूप में अपनाया। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान रोमन्स ने स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ और लीडरशिप के लिए यूज़ किया। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर थे, उन्होंने अपने मेडिटेशन में स्टोइक टीचिंग्स को अपनाया। अपनी किताब मेडिटेशंस में मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है और दिखाया है कि एक लीडर के रूप में कैसे स्टोइक विचार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दुखों को समझने में मदद करते हैं। मार्कस कहते हैं कि स्टोइसिज्म ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडर बनाया, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक्सटर्नल प्रेशर्स को मैनेज करके एक पीसफुल जीवन जी सके। सेनेका, जो एक रोमन फिलोसोफर और स्टेट्समैन थे, उन्होंने भी स्टोइक फिलॉसफी को अपने लेखन और टीचिंग्स में
प्रभावित किया। सेनेका ने कहा कि स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंसान को अपने पर्सनल स्ट्रगल्स, फेलियर और अनसर्टेनिटी को समझने में मदद करती है। एपिक्टेटस, जो पहले एक गुलाम थे और बाद में एक फिलोसोफर बने, उन्होंने स्टोइसिज्म के इथिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशंस को अपने डिस्कोर्सेस में सिखाया। एपिक्टेटस ने स्टोइक प्रिंसिपल्स को इस रूप में प्रेजेंट किया कि कैसे इंसान अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके अपने कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उनके थ्रू अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। रोमन्स के लिए स्टोइसिज्म एक लीडरशिप और गवर्नेंस का मॉडल बन गया, जिसमें इमोशंस को मैनेज करना, रैशनैलिटी के साथ डिसीजंस लेना और एक मीनिंगफुल लाइफ जीना ज़रूरी था। ज़ेनो का काम रोमन्स के लिए एक स्पिरिचुअल और इथिकल गाइड बन गया और उन्होंने इसे अपने समय के कॉम्प्लेक्स इश्यूज के सॉल्यूशंस के रूप में भी देखा। आज के समय में स्टोइसिज्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो कई लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जहां स्ट्रेस, एंजाइटी और अनसर्टेन सिचुएशंस हमेशा प्रेजेंट हैं, स्टोइक फिलॉसफी एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव अप्रोच बन गई है। स्टोइक प्रिंसिपल्स जैसे इमोशनल कंट्रोल, रैशनल डिसीजन मेकिंग और एक्सटर्नल इवेंट्स के प्रति इंडिफरेंस लोगों को अपने डे टू डे स्ट्रगल्स को समझने और उन्हें मैनेज करने का तरीका सिखाते हैं। कई कॉर्पोरेट लीडर्स, एथलीट्स और थिंकर्स आज भी स्टोइसिज्म को अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और लीडरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। स्टोइसिज्म आज भी रेलेवेंट है क्योंकि ये एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का रास्ता दिखाता है, जिसमें प्रैक्टिकल विजडम और इनर पीस का कॉम्बिनेशन है। सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए स्टोइसिज्म फिर से एक रिसर्जेंस देख रहा है और कई लोग स्टोइक फिलॉसफी के थ्रू अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग को इनहेंस कर रहे हैं। ज़ेनो की टाइमलेस फिलॉसफी आज भी रिलेवेंट है और इसका प्रभाव सिर्फ एक थ्योरेटिकल विचार नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम का एक सोर्स है जो हर इंसान अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकता है। ज़ेनो ने जो फाउंडेशन रखा था वो एक ऐसी फिलॉसफी का था जो इमोशनल कंट्रोल और प्रैक्टिकल विजडम का परफेक्ट ब्लेंड हो। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स हमेशा से रेलेवेंट रहे हैं और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये प्रिंसिपल्स लोगों को अपने स्ट्रगल्स को समझने और उन्हें बेटर हैंडल करने के लिए हेल्प करते हैं। स्टोइसिज्म का मैसेज टाइमलेस है। ट्रू हैप्पीनेस और पीस एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के वर्च्यूज और रैशनल थिंकिंग से आती हैं। ज़ेनो की टीचिंग्स आज भी हमें एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी एक रिमाइंडर है कि हम अपने डिसीजंस और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके एक बेटर इंसान और एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।